अस्सलामुअलैकुम नवाब हैदर अली ख़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम बदरुज़मा ख़ान। बताओ कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? जी नवाब साहब, आपकी दुआ से सब खैरियत है और हम आपसे यहाँ पर एक गुजारिश लेकर आए हैं। बोलो बदरुज़मा ख़ान, क्या चाहते हो? नवाब साहब, जब से हमने आपके वाक़ये और आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं, हम आपकी फ़ौज का हिस्सा बनने की तमन्ना रखते हैं। नवाब साहब, आपकी मेहरबानी होगी कि आप अगर हमें अपनी खिदमत का मौका दें और हमें अपनी फ़ौज में शामिल कर लें। बदरुज़मा ख़ान, हम तुम्हें और तुम्हारे दादा जान को अच्छी तरह से जानते हैं और तुम्हारी बहादुरी से भी हम वाकिफ़ हैं। हम बहादुरों की कदर करते हैं और इसलिए आज से हम तुम्हें अपनी फ़ौज में शामिल करते हुए तुम्हें हमारी फ़ौज के एक बख्शी के तौर पे नियुक्त करते हैं। शुक्रिया नवाब साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में दास्तान हैदर अली के एपिसोड 8 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हैदर अली ख़ान साहब सर्वाधिकारी बनने के बाद ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं बल्कि अपनी सल्तनत मैसूर को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। जहाँ भी कोई पालेगार हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होता तो उसको कुचलने के लिए हैदर अली ख़ान साहब अपनी फ़ौज के साथ ख़ुद निकल पड़ते थे। ऐसे ही करते करते हैदर अली साहब के पास ख़बरें आने लगी थी कि चिकबालापुर के पालेगारों ने विद्रोह कर दिया है। दोस्तों, हैदर अली साहब अपनी फ़ौज के साथ जब रवाना हुए तो उन्होंने उनके साले साहब मीर अली रज़ा ख़ान साहब को नंदी हिल के किले को अपने अंडर में लेने के लिए भेजा था। और दोस्तों, जब अली रज़ा ख़ान साहब नंदी हिल किले के पास पहुँचे तो वहाँ के किलेदार ने अली रज़ा ख़ान साहब से बिना जंग किए ही उनके पास सरेंडर कर दिया और साथ ही साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसी मौके पर कहा जाता है कि उस किलेदार के 2 बेटों को अली रज़ा ख़ान साहब ने दीन इस्लाम में शामिल किए थे। दोस्तों, उस किलेदार के 2 बेटों में एक का इंतकाल हो गया और दूसरे का नाम सफदर ख़ान रखा गया था और इस सफदर ख़ान के बारे में आप आगे इस दास्तान में जानोगे। दोस्तों, इसी दौरान जब ये सब लड़ाई चल रही थी तो हैदर अली साहब ने बदरुज़मा ख़ान को नंदी हिल किले के किलेदार बनाकर भेज दिया। क्योंकि बदरुज़मा ख़ान नए नए बख्शी के तौर पे हैदर अली साहब की फ़ौज में शामिल हुए थे, तो इसलिए हैदर अली साहब ने बदरुज़मा ख़ान को पहली बार नंदी हिल किले का किलेदार बनाया था। दोस्तों, इस वक्त तक हैदर अली साहब ने अपनी सल्तनत में हर तरफ जासूस और कासिदों को इस तरह से फैला दिए थे कि सल्तनत के कोने कोने से हर बात की खबर हैदर अली साहब को दी जाती थी। यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बात, जैसे कि कोई सूबेदार अपने घोड़े को बदल रहा है या कोई सूबेदार या फ़ौजी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, यानी कि छोटी छोटी बातों की खबर हैदर अली साहब तक पहुँचाई जाती थी। दोस्तों, इसी तरह से हैदर अली साहब ने अपनी अक्लमंदी, शुजात और बहादुरी के दम पे आगे बढ़ते रहे और सल्तनत मैसूर जो एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी उसको एक्सपैंड करने में लग गए। और दोस्तों, फिर आया साल 1766 जब हैदर अली ख़ान साहब ने अपनी फ़ौजों का रुख मालाबार या नॉर्दर्न कर्नाटका की तरफ मोड़ा ताकि अपनी सल्तनत को बढ़ाया जा सके और स्ट्रॉन्ग किया जा सके मैसूर सल्तनत को। दोस्तों, जब हैदर अली साहब यहाँ दक्कन में सल्तनत मैसूर को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे तो हैदर अली साहब की तरह ही एक और बहादुर, दिलेर और नौ मुसलमान कमांडेंट जिनका नाम यूसुफ़ ख़ान था, आप भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखे थे। दोस्तों, यूसुफ़ ख़ान साहब मदुराई के हुक्मरान बने थे और मैंने यूसुफ़ ख़ान साहब के बारे में, यानी जिनको मरुदनायगम पिल्लाई कहा जाता था पहले, उनके बारे में फुल डिटेल वाली 2 वीडियोस बना रखी हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, यूसुफ़ ख़ान साहब ने हैदर अली के पास अली ज़मान ख़ान के हाथों एक पैगाम भेजे थे मदद के लिए। और यहाँ पे आप याद रखिए, अली ज़मान ख़ान बदरुज़मा ख़ान के साले हुआ करते थे। इसी के तहत यूसुफ़ ख़ान साहब ने हैदर अली साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी मदद के लिए। दोस्तों, उस वक्त हैदर अली ख़ान साहब यूसुफ़ ख़ान साहब की मदद नहीं कर पाए क्योंकि आप ख़ुद ही अपनी नई नई सल्तनत को संभालने में और दूसरी जंगों में वगैरह बहुत मसरूफ़ थे। इसीलिए यूसुफ़ ख़ान साहब की हैदर अली मदद नहीं कर पाए, लेकिन अगर किए होते तो आज हिस्ट्री अलग होती। बहरहाल
दोस्तों हैदर अली साहब अपनी सल्तनत को मजबूत और एकजुट रखने के लिए अपने वफ़ादार और दोस्तों वगैरह को हर किले के अंदर सूबेदार बनाकर रवाना किया करते थे। और इसी बीच हैदर अली साहब ने अपने साले और दोस्त मीर अली रज़ा ख़ान साहब को अपने पास बुलाए और आपने फरमाया कि अली रज़ा ख़ान साहब गुरमकुंडा जाएं। दोस्तों अली रज़ा ख़ान साहब को गुरमकुंडा सूबेदार की तरह रवाना किए थे हैदर अली, और साथ ही साथ दिंडीगल का पूरा इलाका हैदर अली साहब ने अली रज़ा ख़ान साहब को जागीर के तौर पे दिया था। यानी कि गुरमकुंडा में मीर अली रज़ा ख़ान साहब सूबेदार की तरह रहेंगे और वहाँ की देख रेख करेंगे, लेकिन दिंडीगल इलाके की जो रेवेन्यू होगी वो सारी रेवेन्यू मीर अली रज़ा ख़ान साहब को जाएगी, जिसके तहत अली रज़ा ख़ान साहब अपनी एक फ़ौज खड़ी कर सकें। दोस्तों ये सब जब हो ही रहा था तो मराठा फ़ौजें दोबारा सल्तनत मैसूर पे हमलावर होने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार हैदर अली साहब ने पूरी तैयारी करते हुए शिमोगा की तरफ मराठाओं से लोहा लेने के लिए निकल पड़े थे। इसी दौरान जब नॉर्थ कर्नाटका के पास एक मैदान जंग में दोनों मराठा और मैसूर की फ़ौजों आपस में टकराई तो इतनी भयानक लड़ाई हुई जिसमें हज़ारों सिपाही मारे गए थे दोनों तरफ। दोस्तों कहा जाता है कि इस बार चित्रदुर्गा के पालेगार भी हैदर अली साहब के साथ मिलकर मराठाओं के ख़िलाफ़ लड़े थे, और एक लड़ाई में हैदर अली साहब बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन आप पीछे नहीं हटे थे जंग से। दोस्तों हैदर अली मैदान जंग के एक बेहतरीन टैक्टिशियन थे, क्योंकि आप जब भी ठान लेते कि दुश्मनों को हराना है तो वो किसी भी तरह से हरा के ही दम लेते, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों किरमानी लिखते हैं कि हैदर अली साहब ने अपनी फ़ौज में कुछ ख़ास कुज़ाक सिपाहियों को शामिल कर रखे थे, जो दुश्मनों की तरह ही उन्हीं की तरह से कपड़े और लिबास दाढ़ी वगैरह बनाकर दुश्मनों की फ़ौज में शामिल होकर उनकी फ़ौज के अंदर खलबली मचा देते थे। दोस्तों ये मैसूर मराठा वार काफ़ी लंबे अरसे तक चला, जिसमें किसी की जीत नहीं हुई, यानी कि सल्तनत मैसूर और मराठाओं को आपस में सुलह करनी पड़ी और मराठा फ़ौजों को वापस लौटना ही पड़ा था। दोस्तों इस वक्त तक साउथ इंडिया में एक दूसरी बगावत ने भी जन्म ले लिया था कैलीकट और कुर्ग के पालेगारों की तरफ से। इस बार दोबारा हैदर अली साहब नॉर्थ कर्नाटका की तरफ से दक्कन की जानिब फिर से अपनी फ़ौजों को लेकर रवाना हुए। और दोस्तों इस महाज के दौरान जब चुरकुल के एक पालेगार ने सल्तनत के ख़िलाफ़ कदम बढ़ाए थे तो हैदर अली साहब ने उसकी पूरी सल्तनत और उसकी फ़ैमिली को ख़त्म करते हुए जलवाए हैदरी का नज़ारा दिखाया था। दोस्तों इस जंग के बाद उस पालेगार की तो मौत हो गई, लेकिन उसके एक 7 साल के बेटे को हैदर अली साहब ने गोद ले लिया और उसको अपनी औलाद की तरह परवरिश किए थे। दोस्तों उस बच्चे का नाम शेख अय्याज था, जिसने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हज़रत टीपू सुल्तान से गद्दारी की थी और जनरल मैथ्यूज़ की मदद की थी। दोस्तों शेख अय्याज के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मेरी ये गुजारिश होगी कि आप उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको इस दास्तान हैदर अली का एक क्लियर पिक्चर मिल सके। दोस्तों इसी तरह एक एक कर हैदर अली साहब ने सल्तनत को चारों दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिए, और इसी बीच खबर आने लगी कि माधवराव की मौत हुई है, यानी कि मराठा जनरल, और उनके भाई नारायण राव ने मामा त्रिंबक राव को लगभग 1.5 लाख की फ़ौज के साथ दोबारा मैसूर की जानिब रवाना किया है। दोस्तों इस बार मोरारी राव, चित्रदुर्गा के पालेगार, रत्नागिरी के पालेगार, ऐसे कई इलाकों के पालेगार भी मराठाओं के साथ हो गए थे, और वो लोग बिना रोक टोक तबाही मचाते हुए नॉर्दर्न कर्नाटका की तरफ से मैसूर यानी श्रीरंगपट्टनम की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। दोस्तों इस बार इन लोगों का मकसद यही था कि ये हैदर अली साहब को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए उन लोगों ने सबसे पहले मेलकोट के पास आकर घेराव किया और ऑलमोस्ट आसपास के हर इलाके को अपने अंडर में ले लिए थे। दोस्तों यहाँ पर हैदर अली साहब ने अपने लश्करों को लेकर जंग के लिए आगे तो बढ़े, मगर उस वक्त का यानी उस दौर का मौसम और जंगली इलाके की वजह से दोनों फ़ौजें आपस में डायरेक्टली जंग नहीं कर पाई। बस कुछ झड़पें होती रही रोज़ बरोज़, लेकिन यहाँ पर किसी की जीत ना ही किसी की हार हो रही थी। दोस्तों इसी बीच हैदर अली साहब ने अपनी तोपों और असलाह को एक जगह इकट्ठा करने के लिए मेलकोट से श्रीरंगपट्टनम की तरफ रवाना किए, लेकिन यहाँ पर त्रियंबक राव को हैदर अली साहब के इस दस्ते की मूवमेंट की खबर ऑलरेडी मिल चुकी थी, जिसके बाद त्रियंबक राव ने अपने लश्करों को हैदर अली साहब के इस दस्ते के ऊपर हमलावर करवा दिया। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त और स्ट्रगल करने के बाद हैदर अली साहब ने किसी तरह से अपने असलाह और बारूद और इस दस्ते को बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन दोस्तों हैदर अली साहब ने यहाँ पर एक गलती कर दी।
दरअसल एक रात को जब मराठा फ़ौजें चारों तरफ से घेराबंदी करने में लगी हुई थी तो हैदर अली साहब के वफ़ादारों ने उन्हें ये ख़बर दी थी कि लश्कर के साथ वही जंगलों के पास ही रात को रुक जाना बेहतर है, लेकिन हैदर अली साहब ने मना करते हुए फ़ौजी लश्कर को रात को ही कूच करने का हुक्म दे दिए। दोस्तों, जब हैदर अली ख़ान साहब के फ़ौजी लश्कर रात को चुरकोली के पहाड़ी और जंगलों के तरफ से गुज़र रहे थे तब तक मराठा फ़ौजें उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे और मराठा फ़ौजों ने हैदर अली के इस लश्कर के ऊपर चारों तरफ से इतना भयानक हमला किया कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और साथ ही साथ हैदर अली ख़ान साहब के एक रॉकेट का जो दस्ता होता है उस दस्ते में रखे हुए कुछ तोपों और रॉकेट के बारूद में अभी आग लग गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ हैदर अली ख़ान साहब के हज़ारों सिपाही शहीद हो गए। दोस्तों, इसी मौके पर लाला मियाँ जो सुल्तान के मल्लिका रुकैया बानू के वालिद थे उनकी शहादत हुई थी और साथ ही साथ मराठा फ़ौजों ने अली ज़मान ख़ान और हैदर अली ख़ान साहब के साले मीर अली रज़ा ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिए थे। दोस्तों, इस लड़ाई के बाद चारों तरफ मराठा फ़ौजों में जश्न शुरू हो गया क्योंकि हर तरफ एक ख़बर फैल चुकी थी कि हैदर अली ख़ान साहब को मराठा फ़ौजों ने गिरफ़्तार कर लिया है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।